Thank you, Guruji, for giving me this opportunity to share my satsang, your blessings, and making me realize that yes, I should share this satsang on this platform. I was a little apprehensive कि सोशल मीडिया पे मैं सत्संग शेयर करूं नहीं करूं and कुछ this started just after when this COVID started. अंकल का मुझे मैसेज आया टू शेयर गुरुजी's ब्लेसिंग्स, तो मैं कुछ टाइम तो मैंने अवॉइड किया. फिर देन आई शेयर दिस विद माय आंटी. उनसे कहा, मैंने कहा कि अंकल का मेरे को मैसेज आ रहा है टू शेयर गुरुजी's ब्लेसिंग्स, कि इस प्लेटफॉर्म पे सोशल मीडिया पे करूं कि नहीं करूं. तो आंटी ने मेरे को कहा कि नहीं, बिल्कुल आप करो, ज़रूर गुरुजी किसी के लिए ये सत्संग कराना चाह रहे हैं, ज़रूर किसी का इसमें मैसेज होगा, तो आप करो. और उसके बाद कई बार ऐसा हुआ कि बहुत सारे मैंने सुने सत्संग, जिसमें सब में यही बार बार होता था कि आपको अपने सत्संग शेयर करना चाहिए. तो फिर मैंने अंकल को मैसेज किया कि अंकल जस्ट टेल मी कि मैं कब सत्संग शेयर कर सकता हूँ. तो अंकल वॉज काइंड इनफ टू गिव मी अ टाइम, और आज वो दिन आया. एंड ऑल थैंक्स टू गुरुजी महाराज फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी. मैं अपना सत्संग, क्या महाराज का सत्संग, उनकी ब्लेसिंग्स शेयर करता हूँ. मैं हमेशा यही कहता हूँ कि वी आर द ब्लेस्ड वंस बिकॉज वी आर द चोजन वंस. ऐसे महाराज के दर पे कोई नहीं आ सकता जब तक महाराज नहीं चाहते. मेरे साथ भी यही हुआ. आई वॉज नॉट नोइंग गुरुजी, उनके बारे में कभी नहीं सुना था, कभी किसी गाड़ी के पीछे गुरुजी लिखा नहीं देखा था. मुझे हमेशा ये एहसास होता था कि कुछ कोई है मेरे साथ. लेकिन गुरुजी कैसे आए, कैसे उन्होंने ब्लेस किया, वो एक अपने आप में महाराज की ब्लेसिंग्स हैं, सत्संग है. और मैं ये कहता हूँ कि जो आपको जीवन दे सकता है, वो आपको कुछ भी दे सकता है. इट ऑल स्टार्टेड लॉन्ग बैक, 16th April 2012. My son was diagnosed with acute myeloid leukemia, blood cancer. And it was a shock for the family. आंटी का मेरे को कॉल आया, आई वॉज इन माई ऑफिस, कि ऐसे ऐसे उसकी रिपोर्ट आई है, उसमें ल्यूकेमिया लिखा है. और मेरा बेटा मेहुल वही अपनी रिपोर्ट्स लेकर आया है, और उसने नेट से चेक करके बताया है कि दिस इज ब्लड कैंसर. तो मुझे विश्वास किया, मुझे लगा कि ये बेकार है. मैंने उनसे कहा कि आप पता नहीं कहाँ कहाँ पे किस किस उसमें चले जाते हो और कहीं से भी रिपोर्ट करा लेते हो. जस्ट गो टू अ गुड डायग्नोस्टिक सेंटर, वहाँ जाके कराओ. तो आंटी ने फिर से दूसरे उस पर गए रिकन्फर्म करने के लिए. तो रात को 11 बजे करीब उसकी रिपोर्ट आई. मैं आंटी हॉस्पिटल गए जहाँ से रिपोर्ट लेनी थी. वहाँ पर जिन्होंने रिपोर्ट दी वो मेरे पीछे पड़ गए कि आप जाओ मत, आप इमीडिएटली अभी डॉक्टर को दिखाओ, और दिस इज़ रियली सीरियस. तो हमें कुछ समझ नहीं आया. मैं घर आया, घर आके मैंने मेरी सिस्टर हैं उनको कॉल किया. शी इज़ अ डॉक्टर. तो मैंने कहा कि ऐसे ऐसे है. तो उन्होंने कहा क्या लिखा है रिपोर्ट में. मैंने कहा उसमें ल्यूकेमिया लिखा है. तो वो एकदम से घबरा गई ये सुनते ही कि नहीं 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 नहीं, फिर से पढ़ो, और ये नहीं हो सकता. मैंने कहा नहीं दीदी, ल्यूकेमिया ही लिखा है. तो उन्होंने पूछा कि कितने उसके प्लेटलेट्स हैं. तो मैंने बताया कि 15,000 के आसपास उसके प्लेटलेट्स हैं. तो वो सुन के ये घबरा गई. उन्होंने कहा इसको इमीडिएट लेके
फोर्टिस में पहुँचो, मैं अभी तुरंत डॉक्टर से बात करती हूँ और वो अभी आएँगी और उसको देखेंगी। इसको 1 मिनट भी नहीं करो, नहीं तो ही विल कोलैप्स। तो मैं और आंटी थे तब तक घर में, वी आर अ जॉइंट फैमिली, तो मैंने किसी को नहीं बताया। मैं तुरंत भागा, मैं और आंटी उसको लेके हॉस्पिटल पहुँचे। तो हॉस्पिटल में उन्होंने जो फर्स्ट एड कुछ देनी थी उसका, उसको इमरजेंसी में लेटाया। कुछ देर के बाद डॉक्टर्स आई, वो डॉक्टर ने देखा, रिपोर्ट देखी और बोली कि इट्स अ रियली बैड केस, द सर्वाइवल चांसेस आर रियली बैड। आप मान के चलो हम बहुत कोशिश भी करेंगे तो 40% से ज़्यादा आप उम्मीद नहीं रखना इसके बचने की। ये सुन के तो मेरा रोना ही न बंद होए। मैं मतलब शी वॉज बार बार इसी बात को कहना कि नहीं, उसका बचना बहुत मुश्किल है, रिपोर्ट्स आर सेइंग दिस, इट्स रियली बैड, आप इमीडिएटली इसका ट्रीटमेंट शुरू करो। तो हमारे को उन्होंने एक अरेंजमेंट कराया, वी गॉट अ रूम। उस रूम में आंटी, मैं और बेटा, हम लोग तीनों रात को वहाँ रुके। तो उस वक्त गुरु जी को नहीं जानते थे, बस मैं खाली भगवान से यही अरदास करता रहा कि भगवान मेरे को बस बच्चे को उस 40% में कर दो ताकि वो ठीक हो जाए। वो किस तरीके से मैंने आंटी ने वो रात काटी। उसके बाद सुबह हुई तो मैंने आंटी को बोला कि आप तुरंत घर जाओ और भैया को, मम्मी को, सबको बताओ, सो दैट उनको भी उन्हें पता लग जाए कि घबराएं नहीं कि हम लोग रात को कहाँ चले गए और वापस नहीं आए। तो आंटी सुबह सुबह 5 बजे घर चली गई। तो जब वो वापस आए, भैया, मम्मी, पापा सब लोग आ गए। तो तब तक डॉक्टर भी वापस आ गई। तो डॉक्टर का वापस आते ही फिर से वही बोलना कि द केस इज़ रियली बैड, अब मान के चलिए हम कोशिश करेंगे तो बचना 40% खाली चांसेस है। मैं आपको बार बार बता रही हूँ ताकि आप ज़्यादा होप नहीं रखें। तो तब तक भैया भी आ गए थे, बड़े भैया। तो उन्होंने कहा नहीं, मेरे को यहाँ पर तो कराना ही नहीं है अपना ट्रीटमेंट, जहाँ पर डॉक्टर पहले से ही होप छोड़ चुका है, वो क्या ट्रीटमेंट करेगा। तो भैया ने तब तक मैंने अपने फादर इन लॉ को भी कॉल कर दिया। तो वो जयपुर थे, वो भी तुरंत भागे वहाँ से। और मीन टाइम उन्होंने पता करना शुरू कर दिया कि कौन अच्छा हेमेटोलॉजिस्ट है जिसको हम दिखा सकते हैं। तो जब वो पता लगा तो डॉक्टर निकले मेदांता में, डॉक्टर राहुल भार्गव, जिनकी अपॉइंटमेंट बहुत मुश्किल से मिलती है और बहुत उनके यहाँ भीड़ रहती है। लेकिन आई कैन रिकॉग्नाइज, समझ सकता हूँ मैं कि यस, गुरुजी वाज देयर दैट टाइम आल्सो, क्योंकि सारी चीज़ें हमारी स्मूथली करा रहे थे और एक हॉस्पिटल से हमारे को दूसरे हॉस्पिटल में लेके जा रहे थे। तो कोई डिवाइन फोर्स थी। तो जब उनको भैया ने वहाँ पे, उन्होंने पता नहीं कैसे बुला लिया अंदर कि आप अंदर आ जाओ। भैया अंदर गए, डॉक्टर साहब ने देखा, रिपोर्ट्स देखी। तो उन्होंने बोला नथिंग टू वरी, अब चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। तो भैया को बहुत होप दिखी, बहुत अच्छा लगा कि दिस डॉक्टर वाज सो पॉजिटिव और देयर वाज अ स्माइल ऑन हिज फेस। तो भैया आज भी कहते हैं कि मेरे को वही स्माइल, गुरुजी की स्माइल, आज भी मैं रिलेट कर सकता हूँ कि वो गुरुजी ही थे उस वक्त। तो उन्होंने भैया ने पूछा कि डॉक्टर साहब मेरे को ये बताइए कि जस्ट गिव मी वन रीज़न कि मैं अपने बेटे को यहाँ क्यों लेकर आऊँ, वहाँ पर ट्रीटमेंट चल रही है, मेरे को थोड़ा सा हिम्मत आ जाएगी, आप मेरे को बताएं। तो डॉक्टर साहब ने कहा कि नहीं, आप ये चीज़ मैं आपसे हफ्ते 10 दिन के बाद पूछूंगा कि आपकी डिसीजन ठीक थी कि नहीं थी, एंड देयर इज़ नथिंग टू वरी, सब ठीक हो जाएगा। तो उन्होंने पूरा समझाया करा। तो भैया का मुझे कॉल आया कि इमीडिएटली वहाँ पर ट्रीटमेंट रुकवाओ
और उसको शिफ्ट करो मेदांता। तो हमने वहाँ डॉक्टर को बताया, वो सब बताया, तो वो थोड़े से एग्रेसिव हो गए कि नहीं नहीं नहीं, ऐसे हम नहीं जाने देंगे, और ऐसा है वैसा है। उन्होंने तब तक टेस्ट कर लिए थे एंड दे वर जस्ट गोइंग टू स्टार्ट द कीमोथेरेपी। तो हमने कीमोथेरेपी रुकवा दी कि नहीं, कीमोथेरेपी अभी नहीं कराएंगे, हम हॉस्पिटल छोड़ के जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है, आपकी मर्जी, हमारी फिर हमने कहा कि हमारे को एम्बुलेंस प्रोवाइड कर दें। तो उन्होंने मना कर दिया कि हम नहीं प्रोवाइड करेंगे। तो मैंने भैया को बताया, तो उन्होंने वहाँ से इमिडिएटली अरेंज करी और तुरंत वापस भेज दी, हमारे पास आ गई, और हम लोग इमिडिएटली उसको एम्बुलेंस में लेके हॉस्पिटल पहुँच गए। उस टाइम 2012 की बात है ये, तो उस टाइम मेदांता में बहुत रश होता था, आपको जल्दी बेड्स नहीं मिलते थे, आपको बहुत सारी प्रॉब्लम मतलब चीज़ें थी, एंड इट वाज एक्चुअली अ रियली गुड हॉस्पिटल। तो हमने उनसे कहा कि बेड के लिए, तो उस वक्त भी महाराज ने पता नहीं कैसे किया, क्या किया, एक जिसमें बेटा स्कूल में था, उनके प्रिंसिपल ने हमारे को कॉल किया। उनको जैसे ही पता लगा कि हॉस्पिटल में ही एक हेड हैं, वो उसी स्कूल से पढ़े हुए हैं, तो जस्ट गो एंड मीट हिम। तो हम उनके पास गए, उन्होंने इमिडिएटली हमारे को रूम अरेंज कराया, और हम लोग उसमें रूम में शिफ्ट हो गए। अब जैसे ये होते ही अब घर में मम्मी बहुत परेशान रहने लगे, पापा बहुत परेशान रहने लगे। तो मम्मी ने एक दिन कहा कि मुझे महामृत्युंजय का यज्ञ कराना है घर पे। तो हमारे पंडित जी हैं, तो उनको कॉल किया, पंडित जी आप कहाँ पर हैं? तो उन्होंने कहा मैं यहीं हूँ, दिल्ली हूँ। तो उनको सब चीज़ बताई कि डॉक्टर पंडित जी ऐसे ऐसे है, महामृत्युंजय का यज्ञ करना है। तो उन्होंने कहा कि मुझे एक दिन का टाइम दीजिए, मैं कुछ विद्वानों को अभी लेकर आता हूँ बनारस से, और हम कल से सारी सामग्री इकट्ठी कर लेता हूँ मैं, और यज्ञ शुरू कर देंगे हम लोग। तो उन्होंने सारे पंडितों को बनारस से, विद्वानों को, उनको कॉल कर दिया, और वो सब लोग नेक्स्ट डे आ गए। और हमारे नीचे बेसमेंट में उन्होंने अपना पूरा, क्योंकि कई दिन का यज्ञ था वो, उन्होंने पूरा अरेंजमेंट किया, और वो वहीं पे यज्ञ शुरू कर दिया उन्होंने। अब वो ये होते होते एक दिन, दो दिन के बाद, अब आप मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि कैसे गुरुजी आपके पास आते हैं, आपको आप आपको कैसे अपने अपने पास बुला लेते हैं। तो तब तक हम गुरुजी के नाम भी हमने नहीं सुना था, कुछ पता नहीं था गुरुजी के बारे में कभी। आज तो हर गाड़ी के पीछे आप गुरुजी लिखा हुआ देखते हैं, मुझे तो हर गाड़ी के पीछे दिखाई देता है गुरुजी लिखा हुआ। उस टाइम पता नहीं कैसे मैंने कभी गुरुजी लिखा हुआ भी नहीं देखा था किसी भी गाड़ी। तो जब ये हुआ, तो नेक्स्ट डे, एक दो दिन के बाद, पंडित जी ने एक स्वरूप दिया। उन्होंने कहा कि ये मेरी आंटी को दिया। उन्होंने कहा बेटा ये आप ना इसको मेहुल के पास हॉस्पिटल में रख देना। तो हमने उस वक्त तो सब चीज़ सरमाते पे, हर चीज़ में आस दिखती थी, लगता था कि इससे ही कुछ हो जाए, इससे ही कुछ चमत्कार हो जाए। तो हमने उसको सरमाथे पे लगा के, वो बहुत छोटा सा स्वरूप था, वो एक प्लास्टिक के थैली के अंदर एक छोटा सा स्वरूप था, वो आंटी ने हॉस्पिटल में उसके बेड पे, उसके सिराने के पास रख दिया। तो मुझे पता था कि ये इतना छोटा स्वरूप दो एक दिन से ज़्यादा नहीं रहेगा, वो जरूर इधर उधर हो जाएगा, और ये इधर उधर चला जाना है, क्योंकि बहुत ही छोटा सा स्वरूप है, क्योंकि इतने सारे डॉक्टर्स, नर्सेज, रूम मेकअप करने के लिए कोई ना कोई आता रहता था। तो ये सब, लेकिन आज मैं रियलाइज़ कर सकता हूँ, आज मैं रिलेट कर सकता हूँ कि गुरुजी ने डे वन से ही उस बच्चे के साथ वन टू वन कनेक्शन कर लिया था। जबकि वो बहुत रिलीजियस नहीं है, जैसे कि आजकल के यंगस्टर्स होते हैं, लेकिन पता नहीं कैसे वो उस स्वरूप को हमेशा संभाल के रखता था।
वो क्या करता था, जब भी कोई रूम मेकअप करने आता था वो उसको उठा के एक साइड में रख देता था, और जब चले जाते थे वो उस जगह पे वापस रख देता था। तो मैं खुद हैरान था कि ये कैसे हो रहा है, कि जबकि वो बच्चा मतलब बिल्कुल ईज़ी गोइंग मस्त वाला, अपने रूम में कोई सामान इधर-उधर नहीं सँभाल के रखना, इधर फेंकना, उधर फेंकना, बिल्कुल मस्त मौला था। तो ये कैसे इतना सँभाल के रख रहा है उसको? तो आई नो गुरुजी वाज़ देयर फ्रॉम डे वन विद हिम। ये होने के बाद हमारे अब तो हमारी संगत है वो झांझी आंटी हैं। तो एक्चुअली मम्मी जाते थे एक अ, अमृतवाणी करके एक सत्संग होता था, जिसमें बड़ी लेडीज भजन कीर्तन करती थी, तो मम्मी वहाँ जाते थे। तो वो कुछ दिन नहीं गए, जैसे ये सब चीज़ हुई, तो वहाँ पर एक आंटी ने पूछा उनका एक दूसरी आंटी से कि वो मधु आंटी क्यों नहीं आ रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि उनके बेटे को कैंसर डायग्नोज हुआ है, तो इसलिए वो नहीं आ रहे हैं। तो उन्होंने उनसे नंबर मांगे, तो उन्होंने कहा नहीं, मैं नंबर नहीं दूंगी, क्योंकि आप उन्हें कॉल भी करेंगे तो वो रोने लगेंगे, और पहले ही बहुत परेशान है। तो आई डोंट वांट कि कोई और मतलब उनको डिस्टर्ब करे। तो पता नहीं वो कैसे झांझी आंटी अंकल गुरुजी महाराज की संगत थे, वो ढूंढते ढूंढते कैसे घर पहुंचे। तो उस वक्त मम्मी और भैया, बड़े भैया थे, भैया हॉस्पिटल जाने के लिए ही तैयार थे, क्योंकि मैं वहीं रहता था, और आंटी ऑफ एंड ऑन आते जाते रहते थे, कभी आंटी रुक जाते थे, मैं आ जाता था। तो उस वक्त भैया थे, तो भैया हॉस्पिटल जाने के लिए ही तैयार थे, तो तभी अंकल आंटी आ गए। तो उन्होंने गुरु जी का एक स्वरूप दिया, और मम्मी को बताया कि आप गुरु जी के बड़ा मंदिर है, उसमें आप जाएं, आपको बहुत सारे ऐसे केसेस बिल्कुल ठीक हो गए हैं, और बहुत श्रद्धा है लोगों को उनमें, और बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ये मंत्र जाप है, ये आप मंत्र जाप करें, वहाँ पे जल प्रसाद लें, मंदिर में जाके लंगर प्रसाद करें, आपकी सारी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। तो उस वक्त तो ऐसा विश्वास नहीं हुआ कि ऐसे कैसे हो सकता है। ये हमारी छोटी सोच है, जो हम लोग ऐसा सोचा हमने। फिर जब उन्होंने कुछ अपने सत्संग शेयर किए, उन्होंने कहा कि मेरे साथ ऐसा-ऐसा हुआ है, और बहुत सारे सत्संग शेयर किए। उनको सुन के पूरे गूज़बम्प्स भैया बोला मेरे को आने लगे कि यार ऐसा भी हो सकता है क्या? तो मैंने उनसे स्वरूप ले लिया, और तभी मेरी आंटी वापस आ रहे थे, तो भैया ने वो स्वरूप मम्मी को दे दिया। तो मम्मी ने वापस मेरी आंटी को स्वरूप दिया कि ये मैं उनके पास हॉस्पिटल में आप रखवा देना। तो जब वो स्वरूप देखा मेरी आंटी ने, तो उन्होंने कहा मम्मी ये तो मेरे पास थर्ड फोर्थ डे से है, जब मैं वो हॉस्पिटल में मेदांता चला गया था, उसके जस्ट बाद से मेरे पास वो स्वरूप है। तो मम्मी ने पूछा तुम्हारे पास ये कहाँ से आया? तो आंटी बोले कि मम्मी मेरे को पंडित जी ने दिया था। तो हमें लगा कि शायद पंडित जी के गुरु महाराज होंगे, वो गुरु जी को मानते होंगे, इसलिए उन्होंने वो स्वरूप दिया। तो हमने आंटी ने पंडित जी से पूछा, पंडित जी वो आपने जो स्वरूप दिया था वो आपके गुरु महाराज हैं क्या? वो बोले कि नहीं, मैं तो जानता भी नहीं। तो ये सुन के तो हमारे समझ ही नहीं आया कि हाउ इज़ इट पॉसिबल कि और जिनको आप जानते नहीं हैं उनका स्वरूप आपने हमारे को दिया। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं ऐसा नहीं है, मैं सैनिक फार्म में एक जैसे आप हैं, ऐसे मेरे एक यजमान हैं, मैं उनको योगा कराता हूँ। तो मैं 2-3 दिन आपके इसी अरेंजमेंट में था और पूजा में था, तो मैं वहाँ नहीं जा पाया। इसलिए उनका मेरे को जिस दिन मैंने आपको स्वरूप दिया था, उसके पहले दिन मेरे को उनका फ़ोन आया कि पंडित जी आप क्यों नहीं आ रहे हैं? तो मैंने उनको सारी बात बताई। तो उन्होंने कहा कि आप तुरंत ही शाम को जब पूजा का वो हो जाए, आप मेरे पास आएँ, मेरे को कुछ आपको देना है, वो आप उस बच्चे के पास पहुँचा दें बस। तो मैं उनके पास गया, उन्होंने मुझे वो स्वरूप दिया, मैंने वो आपको स्वरूप दे दिया।
तो दिस इज हाउ गुरुजी केम इनटू आवर लाइफ एंड एज अ लाइफ सेवर, एज अ ब्लेसर। तो हमारे को तब से बस ऐसी जर्नी शुरू हुई कि देयर वाज नो लुकिंग बैक। जब अब धीरे धीरे थोड़ा सा एक उसी दौरान क्या हुआ, मेरे को हॉस्पिटल में जैसे जैसे लोगों को पता लगा, मेरे पास मेरे फ्रेंड्स का, मेरे जानने वालों का, कई जनों का मेरे को फ़ोन आया, और जिसका भी फ़ोन आता वो यही कहता कि मुझे आपको कहीं लेके चलना है। तो मैं उनसे पूछता कि कहाँ आप लेके जाना चाहते हैं? तो वो कहते हैं कि हम गुरु जी का एक आश्रम है, तो गुरु जी हैं, वहाँ पर आपको लेके जाना है। तो मैं उनको वही हाथ जोड़ के मैं उनको यही कहता था कि मैं गुरु जी के जाता हूँ, और गुरु जी हमारे जीवन में आ चुके हैं। तो उनका सबका यही जवाब होता था कि अब आप चिंता मत करो, अब आपको पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं है, और मेहुल बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। तो दिस वाज हाउ गुरुजी वाज मेकिंग अस रियलाइज कि हाँ, मैं हूँ तुम्हारे साथ, कुछ ना कुछ ऐसा होता रहता था। और मेरे को सबसे बड़े ये लगता है कि गुरुजी उस बच्चे के साथ डे वन से थे, क्योंकि वो बच्चा हॉस्पिटल में, उसको जब कीमोथेरेपी होती थी तो पूरा मतलब उसका मुंह में छाले पड़ जाना, उसकी उसकी बॉडी बिल्कुल बहुत वीक हो गई थी। मतलब वो, उसको चलना भी बहुत मुश्किल होता था, कुछ खाना क्या कुछ पीना भी बहुत मुश्किल होता था, और डॉक्टर्स उसको कहते थे कि आप पानी पियो और वॉकिंग करो। तो वो पता नहीं कैसे दो दो बॉटल्स दिन में पानी पी लेता था, जबकि एक घूंट भी पानी नहीं पी सकता, पीने लायक था वो। और वॉक करता था मेरे को और आंटी को, ये दोनों के कंधे पे हाथ रख के। इट वॉज ऑन द 10th फ्लोर। हम लोग बाहर लॉबी में, रूम के बाहर, वहाँ उसको वॉक कराते थे, और चल भी नहीं पाता था, लेकिन फिर भी वो पूरी कोशिश करता था कि मैं चलूँ। तो दिस वाज रियली अ डिवाइन पावर, और एंड दैट वाज गुरुजी who was giving him who was making him that powerful। और इसकी इसी की वजह से डॉक्टर्स, जितने भी वहाँ और पेशेंट्स थे, क्योंकि दैट वाज हेमाटोलॉजिस्ट का ही पूरा वो था, कैंसर का ही पूरा फ्लोर था। तो वो और लोगों को मेहुल के पास भेजते थे और कहते थे जाके उससे सीखो। तो दिस इज व्हाट गुरुजी हैज गिवन हिम फ्रॉम डे वन। उसको इतनी पावर, इतनी हिम्मत गुरुजी ने दी। अब ये धीरे धीरे सिलसिला चलता रहा, तो उसकी एक कीमोथेरेपी हो गई। तो देर इज वन रिपोर्ट विच इज कॉल्ड साइटोजेनेटिक रिपोर्ट, और वो साइटोजेनेटिक रिपोर्ट टेल्स यू अबाउट द इंटेंसिटी ऑफ कैंसर, वेदर दिस इज अ लो रिस्क, मीडियम रिस्क और हाई रिस्क कैंसर। तो जब वो रिपोर्ट आती है करीब 20-21 दिन के बाद, और वो उसका टेस्ट होता है जब तक आपकी कोई ट्रीटमेंट शुरू नहीं होती, कि आपके बिल्कुल फ्रेश बॉडी में आपके कैसे सेल्स हैं, क्या है वो, तब वो उनको टेस्ट किया जाता है। तो जब वो टेस्ट की रिपोर्ट आई, दैट वाज वो पिछले हॉस्पिटल में हो गई थी। तो जब उसकी रिपोर्ट आई से अराउंड अबाउट 20-21 डेज, तो तब तक उसकी कीमोथेरेपी ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई थी। वो ठीक होने वाले स्टेज पे आ गया था, जिसमें सेल्स बेटर होते हैं। तो जब वो रिपोर्ट आई तो उसके अंदर लिखा हुआ था नो रिजल्ट, मतलब दे हैड डन समथिंग विद द सैंपल, या उन्होंने जान के रिपोर्ट नहीं दी। जब डॉक्टर्स ने वो रिपोर्ट देखी तो उन्होंने सर पकड़ लिया। उन्होंने कहा कि अब मैं ट्रीटमेंट क्या करूं, मेरे को यही नहीं पता कि इसकी इंटेंसिटी क्या है, ये लो रिस्क है, मीडियम रिस्क है कि हाई रिस्क है। तो हमने कहा डॉक्टर साहब अब क्या? तो मैंने वो लैब में उनके पास गया, सब कुछ पता किया। मैंने कहा ऐसा क्यों हुआ? तो कहते हैं कि नहीं, ऐसे 10-15 केसेस, परसेंट केसेस में हम लोग हाथ से इसको करते हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि उसके अंदर रिजल्ट नहीं आता। सो दिस कैन बी वन ऑफ द केस। तो आई वाज सो अपसेट कि अब क्या होगा। तो फिर मैं डॉक्टर साहब से पूछा, डॉक्टर साहब अब क्या? तो उन्होंने कहा नहीं, अब मैं आई वोंट टेक एनी चांसेस, मैं आई विल गो फॉर स्टेम सेल ट्रांसप्लांट विच इज़ अ न्यू लाइफ। और इसमें मैंने कहा इसमें क्या क्या करते हैं डॉक्टर साहब? तो उन्होंने सारा एक्सप्लेन किया
कि हम इसकी बॉडी में इसकी इम्यूनिटी को ज़ीरो कर देंगे, इसकी बॉडी में से सब कुछ ड्रेन आउट कर लेंगे, एंड देन वी विल इन्फ्यूज़ फ्रेश सेल्स, गुड सेल्स इन हिज बॉडी। और उसमें जब हम इसको बोन मैरो में इन्फ्यूज़ करेंगे तो वो मल्टीप्लाई होके अच्छे सेल्स पूरी 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 बॉडी में अच्छे सेल्स आ जाएंगे, एंड इट्स अ प्रोसेस ऑफ से अराउंड अबाउट 100 days। और इसको बहुत हाइजीन और बिल्कुल अलग हम रखेंगे ताकि बॉडी की इम्यूनिटी बिल्कुल निल होती है, तो कोई इन्फेक्शन नहीं हो जाए। तो दिस इज़ द प्रोसेस। तो मैंने कहा डॉक्टर साहब आप कुछ नहीं है तो यू कैन गो अहेड विद दैट। मैंने कहा नहीं, दिस इज़ नॉट दैट ईजी, वी हैव टू हैव अ मैचिंग डोनर फॉर दैट। तो मैंने कहा डॉक्टर साहब वो कैसे होगा? मैंने कहा देयर आर फ्यू बैंक्स वर्ल्ड ओवर जहाँ से वी कैन गेट द सेल्स, लोग डोनेट करते हैं, तो हमें कोई ना कोई डोनर मिल जाएगा, वो बी अ मैचिंग डोनर। तो उन्होंने सारा जर्मनी, यूएस, सब जगह जितनी भी जगह बैंक्स हैं चेक किया, कहीं से भी मैचिंग सेल्स नहीं मिले। तो दिस इज़ ऑल गुरुजी's प्लानिंग कि कैसे करते हैं, क्या करते हैं। तो कुछ दिन के बाद एक दिन मेरा छोटा बेटा वो अपने भैया से मिलने हॉस्पिटल गया। तो चांस की बात है, चांस तो क्या कहूँगा, गुरुजी सब प्लान करते हैं। तो वो वहाँ पर था, तो तभी डॉक्टर्स का राउंड हुआ। तो डॉक्टर साहब ने देखा तो उन्हें पूछा ये कौन है बच्चा? तो आंटी ने कहा ये इसका छोटा ब्रदर है। तो डॉक्टर साहब ने कहा कि नहीं, आई विल लाइक टू गेट हिज स्टेम सेल टेस्ट डन। तो हमने पूछा क्या डॉक्टर साहब इसमें कुछ कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, क्या होती है? कि नहीं नहीं नहीं, इट्स वेरी सिंपल, इट्स जस्ट लाइक डोनेटिंग ब्लड। और अभी तो स्वैप और ब्लड का टेस्ट लेंगे एंड वी विल सेंड इट टू यूएस। मैं आपको बताता हूँ, वहाँ पर ले जाके आप उसका टेस्ट करा दो, इट विल टेक अ वीक्स टाइम। तब तक हमारे पास टेस्ट आ जाएंगे और सेकेंड कीमो चल रही होगी, तब तक हमारे को पता लग जाएगा क्या करना है। तो हमने उसका टेस्ट कराया with Guruji Maharaj blessings. It was 100% match. It was 10/10. मतलब exactly same cell छोटे बच्चे की भी बॉडी में था जो कि बड़े भाई की बॉडी में था। तो डॉक्टर्स आर वेरी हैप्पी। डॉक्टर ने कहा कोई दिक्कत नहीं है, अब कॉम्प्लिकेशंस होंगी, ट्रीटमेंट की कॉम्प्लिकेशंस होंगी, बट वी आर सेफ कि हमारे पास एक बहुत अच्छा मैचिंग सेल आ गया विच इज़ 100% मैच। तो लेकिन गुरु महाराज को कुछ और ही मंजूर था। गुरुजी की तो लीला ही अलग है। वन फाइन डे वी वर एक्चुअली वेरी हैप्पी विद द डॉक्टर। ही वाज सो गुड, सो गुड। हमें ऐसे लगता था कि गुरुजी ही हैं। तो हमारे को उनको देखे बिना हमारे को सेटिस्फैक्शन नहीं होता था। आंटी जब वो रूम से निकलते थे, आंटी उनको देखती थी और जिस तरीके से वो पीछे मुड़ के एक सेटिस्फैक्शन का वो देते थे, वो गुरुजी के सिवा और कोई नहीं दे सकता। तो जब ये हुआ तो वन फाइन डे हम लोग सारा घर वहीं हॉस्पिटल में ही बैठे रहते थे नीचे। तो भैया यूज्ड टू टॉक टू ऑल द डॉक्टर्स वर्ल्ड ओवर कि क्या है, कैसे है, क्या हो सकता है, क्या इसकी चांसेस हैं, क्या है। तो वन फाइन डे ही सेज कि नहीं, आई वांट, मेरे को यहाँ नहीं कराना इसका स्टेम सेल ट्रांसप्लांट, मैं इसको यूएस लेके जाना चाहता हूँ। तो हमें समझ ही नहीं आया, इतना अच्छा ट्रीटमेंट चल रहा है, डॉक्टर इज सो गुड, हर चीज़ अच्छी है, फिर वाई टू गो टू यूएस। अब डॉक्टर साहब से बात करी, डॉक्टर साहब ने भी यही कहा कि देखो ट्रीटमेंट सेम है, यहाँ हो चाहे वहाँ हो, और आपका इतना ट्रीटमेंट हो चुका है तो आई विल सजेस्ट कि आप यहाँ करो, लेकिन फिर भी आप वहाँ जाना चाहते हो, नो डाउट, इफ़ यू कैन अफोर्ड इट, आप उसको उतना पे कर सकते हो, तो हाँ आपको मैं कहूँगा चले जाओ, क्योंकि वहाँ की हाइजीन, वहाँ का सिस्टम बिल्कुल डिफरेंट है। इट्स लाइक मक्का ऑफ हेमाटोलॉजी। तो हमने उनको बताया कि डॉक्टर साहब एमडी एंडरसन हम जाना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा नहीं बिल्कुल आप जाओ, टेक्सास में था ये हॉस्पिटल, और उनको बताया कि हमने कहा डॉक्टर साहब वहाँ पे डॉक्टर कंताजियन हैं जो कि इसका ट्रीटमेंट के लिए देखने के लिए उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है। तो उन्होंने कहा कि इनसे बड़ा तो कोई हो ही नहीं सकता, बिकॉज
ही इज़ अ रिसर्चर, ही इज़ अ प्रोफेसर एंड ही इज़ एन हेमेटोलॉजिस्ट। उनका प्रोटोकॉल पूरा वर्ल्ड वाइड चलता है। तो आज भी हम भी जो प्रोटोकॉल यूज़ करते हैं वो उन्हीं का करते हैं। और इसमें भी गुरुजी ने एक सत्संग किया। The child, he was not an adult. He was 16 at that time. तो उस यूएस में आप एक चाइल्ड पेडियाट्रिक हेमेटोलॉजिस्ट को आप दिखाते हो, नॉट टू अ प्रॉपर हेमेटोलॉजिस्ट जो एडल्ट्स को देखते हैं। तो आपको अपॉइंटमेंट उन्हीं की मिलती है। लेकिन दिस गुरुजी महाराज का चमत्कार और गुरुजी महाराज की इच्छा, पता नहीं कैसे उन्होंने आउट ऑफ द वे जाके एक्सेप्ट किया कि यस, आई विल टेक दिस केस एंड आई वांट टू सी दिस पेशेंट। हमें समझ ही नहीं आया ये क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। देन हम लोगों ने सबने अप्लाई किया अपने वीज़ा के लिए। तो वीज़ा के लिए अप्लाई किया तो हमारे उस टाइम आपको टाइम मिलता था, टाइम स्लॉट मिलता था, और फिर भी आपको थोड़ा देर बाहर वेट करना पड़ता था वीज़ा की एम्बेसी में। तो हम वहाँ पहुँचे, ऐसे लग रहा था जैसे कोई हमारे को वहाँ लेके जा रहा है। मुझे आज भी नहीं समझ में आया कि हमारी गाड़ी उस पॉइंट तक कैसे पहुँच गई जहाँ बैरियर्स होने के बाद उससे आगे कोई जा नहीं सकता। हम लोग उसके साथ साथ उस पॉइंट पे पहुँचे जहाँ पर व्हील चेयर रहती है, और वहाँ पर एक एम्बेसी का स्टाफ खड़े हुए थे। तो उनको मैंने बताया कि ऐसे ऐसे केस है। तो उन्होंने पूछा वेयर इज़ द पेशेंट। हमने कहा इज़ देयर इन द कार। तो उन्होंने कहा ब्रिंग द कार टू दिस पॉइंट। हम उस गाड़ी को बिल्कुल वहाँ पॉइंट पे ले गए, और उसने इमीडिएटली 2-3 जनों को बुलाया। वो लेके बिल्कुल रोड तक व्हील चेयर लेके आ गए, और उसको, उस बच्चे को उस पर बैठाया, और उन्होंने पूछा और कौन जा रहा है। तो वी ऑल वर देयर, भैया थे, आंटी थी, मेरी भाभी थे, सब लोग थे। तो हमने कहा वी ऑल आर अप्लाइंग फॉर दिस वीज़ा। तो उन्होंने कहा आप सब आ जाओ साथ में। तो पता नहीं किस पीछे रास्ते से लेके गए, हमारे को बिल्कुल सीधा अंदर काउंटर्स पे ले गए। तो काउंटर्स पे उन्होंने हार्डली 5-7 मिनट लगाए, और उन्होंने सबका वीज़ा, सबको वीज़ा दे दिया। और उन्होंने कहा आप अपना वहाँ से कलेक्ट कर लें पर्ची, आपका वीज़ा एक्सेप्ट हो गया है। और मेरे को एक डिफरेंट विंडो पे भेज दिया। जब मैं उस विंडो पे पहुँचा तो मैंने पूछा कि मेरे को इस विंडो पे क्यों भेजा है। तो उन्होंने कहा कि आपका वीज़ा अभी एक्सेप्ट नहीं हुआ है। तो मैंने पूछा रीज़न बीइंग। तो उन्होंने कहा कि आप बेसिकली आपके नाम से किसी का नाम क्लैश कर रहा है, हु इज़ अ डिफ़ॉल्टर। तो इट विल टेक से 20-21 डेज़, और ये यूएस जाएगा और घूम के आएगा, तो आते आते इतना टाइम हो जाएगा। और अगर ये आपका केस ठीक है, देन वी विल गिव इश्यू यू अ वीज़ा। तो मुझे समझ नहीं आया। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं है। तो आई हैव अ डिप्लोमेट फ्रेंड, इज़ अ स्कूल फ्रेंड, वेरी हेल्पफुल फ्रेंड। ही वॉज डिप्लोमेट एट दैट टाइम। तो उसको मैंने कॉल किया। मैंने कहा संदीप ऐसे से प्रॉब्लम है। उसने कहा डोंट वरी, मैं अब भी मिनिस्ट्री एक्सटर्नल अफेयर्स में वहाँ बोलता हूँ, कोई तुम्हारे को कॉल करेगा एंड ही विल ऑर्गेनाइज एवरीथिंग, डोंट वरी। तो ऐसे लग रहा था जैसे गुरुजी अपने आप ही सब चीज़ का रास्ता दिखा रहे हैं, सब कुछ अपने आप, सब कुछ होता जा रहा है धीरे 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 धीरे। तो उन्होंने एक जॉइंट सेक्रेटरी का कॉल आया कि ऐसे ऐसे है, मेरे को बॉस का कॉल आया है, आपका क्या केस है, आप मुझे मेल पे आप भेज दें। तो मैंने उनको सारी डिटेल्स भेज दी। तो मीन टाइम सब लोग चले गए वहाँ पे यूएस डॉक्टर को दिखाने के लिए। तो मैंने कहा कि कोई दिक्कत नहीं है, मेरा जैसी वीज़ा आ जाता है तो मैं छोटे बेटे को लेके आ जाऊँगा, बिकॉज ही वॉज अ डोनर who had to donate the cells to his elder brother। तो ये लोग सब लोग चले गए कि हम तब तक चेकअप कराएंगे, और सिस्टम होगा, वो होगा, हाँ, कीमोथेरेपी होगी, सब चीज़ होगी, और फिर उसके बाद ट्रांसप्लांट का टाइम आएगा, तो तब तक आपका वीज़ा आ जाएगा। तो 4-5 दिन के बाद, या 6 दिन हुए होंगे, 6 दिन के बाद मेरे को, तब तक ये लोग सब लोग चले गए थे वहाँ पे। तो मुझे बेल बजती है, तो मैं आता हूँ और
I see a postman there with a एम्बेसी का लिफाफा लिया हुआ पासपोर्ट का उसका कि ये है। तो मैं देखता हूँ खोल के, मेरा वीज़ा लगा हुआ आता है। इट इज़ जस्ट 4-5 days और मेरा काम हो जाता है। तो मैं इमीडिएटली उनको कॉल करता हूँ यूएस में आंटी को कि भाई मेरा वीज़ा आ गया, मैं कब आऊँ उसको नमन को लेके, छोटे बेटे को लेके मैं कब आऊँ। तो वो कहते हैं नहीं नहीं बस हम लोग आपको कॉल करने ही जा रहे थे। तो शी स्टार्टेड क्राइंग। तो मैं बहुत घबरा गया। मैंने कहा क्या बात हो गई, सब ठीक है ना, क्या हुआ, डॉक्टर ने कुछ मना कर दिया, क्या बात है। तो उन्होंने कहा नहीं हम लोग वापस आ रहे हैं। एंड देन अगेन शी स्टार्टेड क्राइंग। तो मैंने कहा क्या हो गया, केस ठीक नहीं है, क्या बात है। उसने कहा नहीं नहीं गुरुजी की बहुत कृपा है, बहुत मेहर है, बहुत अच्छा हुआ। कहते क्या क्या हुआ। कहते हम डॉक्टर साहब के पास गए, डॉक्टर कंताजन के पास। तो उन्होंने सब रिपोर्ट्स देखी। उन्होंने कहा कि आपका वो कहाँ पे है, साइटोजेनेटिक रिपोर्ट कहाँ है। तो हमने उनको साइटोजेनेटिक रिपोर्ट दिखाई। तो वो बोले कि व्हाट इज़ दिस, नो रिजल्ट। तो हमने कहा डॉक्टर साहब यही है रिपोर्ट हमारे पास, एंड वी आर प्रिपेयर्ड फॉर स्टेम सेल ट्रांसप्लांट और वी हैव अ हेल्दी डोनर विद अस हु इज़ 100% मैच। मैंने कहा नहीं नहीं डोंट जंप इनटू दैट। हाँ, और पहली चीज़ तो दिस इज़ नॉट पॉसिबल। मेरे 20 साल के कैरियर में आई हैव नेवर सीन कि कोई साइटोजेनेटिक रिपोर्ट नहीं आए। ये जरूर कुछ ना कुछ मैसअप किया है या उन्होंने नहीं दी है। दिस इज नॉट पॉसिबल। आप हाथ काटेंगे तो खून निकलेगा निकलेगा। इट इज जस्ट लाइक दैट। आपका कुछ भी है, आपका रिजल्ट तो आना चाहिए। तो हमने कहा डॉक्टर साहब तो यही है जो भी है। मैंने कहा उन्होंने फिर भैया आंटी सबसे बात करी। उन्होंने कहा जस्ट गिव मी 3-4 days। एक मैं फास्ट ट्रैक में इसके कुछ टेस्ट कराना चाहता हूँ। हाँ, क्योंकि डोंट टेक स्टेम सेल अ वेरी इजी प्रोसेस। इट्स अ 100 days प्रोसेस। आप बच्चे को देख भी नहीं पाओगे, इतना ज़्यादा उसको प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। वो मैच करेगा नहीं करेगा, बॉडी एक्सेप्ट करेगी नहीं करेगी। तो आई नो यू हैव 100% मैच, लेकिन दैट इज़ द लास्ट रिजॉर्ट। वो लास्ट चीज़ है जिसको मैं करना चाहूँगा। मैं कुछ टेस्ट हैं वो मैं इसके ऊपर करना चाहता हूँ। तो हमें पता था कि भाई टेस्ट क्या करेंगे। जब हमने पूरा इंडिया में सब सारे डॉक्टर्स को दिखा दिया, इवन युवराज सिंह के जो डॉक्टर हैं वो इज़ अ कज़न ऑफ माई स्कूल फ्रेंड, उसके साथ उनको दिखाने ले गया। तो उन्होंने हेमेटोलॉजिस्ट से साथ में बैठ के कराया, बात कराई। तो उन्होंने भी यही बोला था कि आप स्टेम सेल के सिवा और कोई तरीका ही नहीं है इसको बचाने का। तो वी वर प्रीटी श्योर कि हम लोग अपना मन भी बना चुके थे कि स्टेम सेल ट्रांसप्लांट तो होना ही है। लेकिन जब डॉक्टर साहब ने ये कहा कि मैं कुछ टेस्ट करना चाहता हूँ, तो हमें समझ नहीं आया। हमने कहा कोई बात नहीं है, बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है, हो सकता है कुछ करना चाह रहे होंगे, लेट देम डू इट। तो उन्होंने फास्ट ट्रैक में कुछ टेस्ट कराए। उन्होंने कहा ये 5 टेस्ट मैं कराऊंगा, अगर ये 5 टेस्ट नेगेटिव आते हैं, फेवरेबल आते हैं, तो आई विल नॉट गो फॉर स्टेम सेल ट्रांसप्लांट। और किसी में भी जरा सा भी फर्क आता है, देन आई विल गो फॉर स्टेम सेल ट्रांसप्लांट। तो उन्होंने तीन दिन के बाद कहते हैं अभी रिपोर्ट आई थी। तो हम डॉक्टर साहब के पास रिपोर्ट लेके गए। तो रिपोर्ट देख के डॉक्टर साहब बोले कि देयर इज नो डिजीज इन हिज बॉडी। इसकी बॉडी में कोई डिजीज नहीं है, ही इज परफेक्टली ऑल राइट, ही इज जस्ट लाइक यू एंड मी। हु एल्स कैन डू दैट? नो वन एक्सेप्ट गुरुजी, नो वन एक्सेप्ट गुरुजी। तो जब ये उन्होंने बोला, तो उन्होंने ये भी बोला कि कंग्रेचुलेट योर डॉक्टर्स इन इंडिया, दे हैव डन अ कमेंडेबल जॉब। एंड अगर आपको कभी भी कोई भी दिक्कत हो, यू कैन, आई एम ऑलवेज अवेलेबल ऑन मेल। तो आप कभी भी मेल करके आपके डॉक्टर्स या कुछ भी कंसल्ट करना चाहते हैं तो दे कैन ऑलवेज डू इट। तो यू कैन गो बैक होम। तो हमारा मन नहीं माना। हमने कहा डॉक्टर साहब क्या हम आगे की जो, उन्होंने कहा कि आप एक दो कीमोथेरेपीज आपकी रह गई हैं वो आप वहाँ करा लो फॉर सेफ्टी पॉइंट, आपको और बिल्कुल शक निकल जाएगा। तो हमने कहा डॉक्टर साहब हम यहाँ करा लें क्या?
उन्होंने कहा इट इज ऑफ नो यूज, आपको सेम ट्रीटमेंट इंडिया में हो रही है एंड योर डॉक्टर्स आर डूइंग अमेजिंग जॉब, तो आप वहाँ करा लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर हमने डॉक्टर साहब से कहा कि डॉक्टर साहब आप बताएं हम कब उसको वापस रीचेक के लिए लेकर आए, उसको दिखाने के लिए कब आपके पास लेकर आए। तो वो बोले कि मेरे ख्याल से आपको अपनी लाइफ में मेरे ख्याल से वापस कभी नहीं आना पड़ेगा इस काम के लिए। तो दिस कैन बी द वर्ड्स ऑफ गुरुजी ओनली। तो वो गुरुजी ही बोल रहे थे, नहीं तो ऐसी बात तो मेरे ख्याल से कोई भी डॉक्टर एट अ गो नहीं बोल सकता कि आपको आने की ही जरूरत नहीं पड़ेगी। तो all thanks to Guruji for his blessings, for his love, for 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 giving life to the child. हम इंडिया आए, हमने इंडिया आके अपने डॉक्टर्स से बात करी, औरों से बात करी। तो सबसे बड़ी हैरानी की बात थी कि कोई भी डॉक्टर को ये नहीं समझ में आया कि व्हाट वर दीज 5 टेस्ट डन, कि आपने 5 टेस्ट कौन से कराए हैं जिसके बेसिस पे उन्होंने ये कह दिया कि you don't need a stem cell transplant done and he is perfectly all right. So this is Guruji Maharaj. ये है मैं सत्संग सुनता हूँ जिसमें, और सुनता भी था उस टाइम पे जब आई वाज गोइंग थ्रू ऑल दिस। लोग कहते थे कि हमारी रिपोर्ट चेंज हो जाती है, ऐसा था ऐसा हो गया। यहाँ तो गुरुजी ने रिपोर्ट ही नहीं बना दी कि उसको कुछ है ही नहीं है। तो दिस ये कौन कर सकता है? नो वन एक्सेप्ट गुरुजी, नो वन एक्सेप्ट गुरुजी। तो ड्यूरिंग दैट टाइम जब ये सब चल रहा था तब मैं सत्संग में, मम्मी जाते थे शुरू में, मैं नहीं इतना जाता था। तो मम्मी का एक दिन फ़ोन आया कि आप आओ आओ, बहुत अच्छा होता है सत्संग, आना चाहिए। तो मैं और आंटी वहाँ चले गए। तो मतलब गुरुजी आपको किस तरीके से कनेक्ट करते हैं, मतलब वो उनकी लीला वही जान सकते हैं। तो वहाँ पे दैट वाज द फर्स्ट टाइम हम लोग उस जगह पे गए थे। तो वो बेसमेंट में सत्संग था। तो हम गए तो वहाँ स्टार्ट जो हुआ सत्संग स्टार्टेड विद माँ मृत्युंजय का जाप। तो मैं और आंटी एक दूसरे को देखने लगे कि वाह, गुरुजी ने मैसेज दिया है कि माँ मृत्युंजय का जब जाप घर पे हुआ था वो यहाँ भी हुआ है, तो मैं ही हूँ हर जगह। तो मैं और आंटी एक दूसरे की देखते रहे। इतने में सब सत्संग हो गया। उसके बाद सत्संग जब शुरू हुए शब्द के बाद, तो सबसे पहला सत्संग हुआ जेठ अंकल का, जो कि कैंसर पे था, उन्होंने अपने बेटे का किया। फिर उसके बाद एक जने का और हुआ, वो भी कैंसर पे हुआ। तो उस वक्त इतनी वाइब्स, इतनी हिम्मत गुरुजी ने दी, उन्होंने ये रियलाइज करा दिया कि चिंता मत कर, मैं हूँ। मैं देख कितने बड़े बड़े लोगों को कैंसर ये सब ठीक कर दिया, तो क्यों चिंता करता है। और मुझे आज भी याद है, आंटी की आंखों में आंसू आने लगे, क्योंकि जेठा अंकल की आंटी वहाँ बैठी हुई थी और उनके दोनों पोते वो वहाँ भाग रहे थे छोटे छोटे से। तो आंटी और उनके चेहरे पे जो एक कामनेस थी, वो आज भी मुझे याद है। आंटी मेरे को वहाँ बोली कि गुरुजी मैं ऐसे कब काम होंगी। तो गुरुजी ने वो भी कर दिया, कहा कि काम लो और खुश हो जाओ, तुम्हारे को इतनी खुशियाँ दूंगा कि तुम समेट भी नहीं पाओगे। और वही तब से आज तक गुरुजी कर रहे हैं। और उनकी इतनी ब्लेसिंग्स हैं कि जितना भी शुक्राना करूं उतना कम है। अब जब ये सब चल रहा था, तो ही वॉज इन 12th दैट टाइम, बस 12th में आया ही था। अप्रैल की बात है ये, और वो 12th में आया ही था, और उसके बाद ये हो गया। तो बाय द टाइम ही वॉज आउट ऑफ हॉस्पिटल, क्योंकि हम वापस आए, वी गॉट हिज अनदर 2 कीमोथेरेपीज डन। तो तब तक उसकी थोड़ी इम्यूनिटी भी लो हो गई थी। तो घर पे आए तो वन फाइन डे ही सेज मी, पापा मेरे को अपने बोर्ड्स के पेपर्स देने हैं। तो मैंने कहा बेटा हाँ 12th के बोर्ड्स के पेपर्स देने हैं। तो मैंने कहा बेटा कैसे आप दोगे, आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग नहीं है, आप
अ, अभी आपने कुछ पढ़ा नहीं है, आप स्कूल नहीं गए, आपकी अटेंडेंस ज़ीरो है, तो आप कैसे पेपर दे पाओगे? और आई डोंट वांट कि आप वहाँ जाओ, आपके मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था कि वो पेपर दे, क्योंकि कहीं कोई प्रेशर में ना आ जाए वो, पहले ही उसकी अ, वो ही हैज़ गॉन थ्रू ऑल दिस, तो मैं बहुत बहुत ध्यान रखता था मैं और आंटी की, नहीं, कोई कुछ भी पढ़ना तो फिर 1 साल बाद करा देंगे इसके पेपर्स, लेकिन अभी नहीं। लेकिन ही वाज एडमेंट कि नहीं, मेरे को तो अपने फ्रेंड्स के साथ देना है, आई डोंट वांट टू वेस्ट माय ईयर। तो हमने कहा, मैंने आंटी से कहा, मैंने कहा एक काम करते हैं, स्कूल चलते हैं। स्कूल में प्रिंसिपल ही अपने आप मना कर देंगे कि इसका ज़ीरो अटेंडेंस है, और हम एक बच्चे की वजह से अपने स्कूल का रिजल्ट नहीं खराब करना चाहेंगे, कि अगर एक फेलियर हो गया तो हमारा तो नाम आ जाएगा कि उसमें एक फेलियर भी था। तो ये हम ये सोच के गए। हम वहाँ पहुँचे, प्रिंसिपल से मिले, तो समझ ही नहीं आया वो क्या बोली है। वो कहती है कि हाँ हाँ बिल्कुल देगा, मैं इसकी अभी बुला देती हूँ उसकी टीचर्स को, और उनको बोल देती हूँ कि इसकी सारी अटेंडेंस पूरी कर दें, एंड वी विल अप्लाई फॉर हिज कार्ड, इज एडमिट कार्ड, बोर्ड कार्ड। तो मुझे समझ ही नहीं आया ये क्या हुआ। मैं कहा मैम, इसकी इम्यूनिटी थोड़ी सी वीक है। मैं कहा कोई बात नहीं है, विल मेक अरेंजमेंट्स फॉर दैट ऑल्सो, डोंट वरी। तो मैंने कहा मैम इसने पढ़ा भी कुछ नहीं है, क्योंकि आप, मेरे तो दिमाग में कुछ और चल रहा था और गुरुजी कुछ और कहलवा रहे थे प्रिंसिपल से। तो प्रिंसिपल कहती हैं कि आप क्यों चिंता करते हो, आप चाहोगे तो मैं सारी टीचर्स को एक एक करके आपके घर पे भेज दूंगी, वो वहाँ जाके पढ़ा देंगे। मेरे ख्याल से ऐसा तो मैं तो नहीं, मतलब मेरे कानों ने ये सुना कि ऐसी बात बोली डॉक्टर मैम ने, प्रिंसिपल ने, ऐसा कैसे कोई प्रिंसिपल कर सकती है। लेकिन दिस दिस वाज गुरुजी हु वाज सेइंग ऑल दैट। तो द चाइल्ड वाज सो हैप्पी कि मेरे को, मैं पेपर दूंगा। तो आंटी ने थोड़ा सा भाग दौड़ करी, और बोर्ड्स में इधर उधर गई, उनके ऑफिस गई, तो वहाँ पता लगा कि बीइंग अ पेशेंट ही कैन गेट 1 आवर एक्स्ट्रा पेपर दे सकता है, और इसके लिए एक प्रोविजन है, ही कैन सिट इन अनदर रूम, जो जिसमें कोई भी नहीं होगा, और आराम से बैठ के 1 घंटे एक्स्ट्रा तक पेपर दे सकता है। तो वी वर हैप्पी कि 1 घंटा ज़्यादा भी मिल गया, और अलग से भी बैठेगा तो कोई हाइजीन की भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो तब तक हम लोग गुड़गांव शिफ्ट हो गए थे। तो गुड़गांव से दिल्ली इसका सेंटर था, क्योंकि इसका स्कूल दिल्ली में था, ही वॉज इन स्प्रिंग डेल्स। तो इसके जो सेंटर था, तो मैं उसको लेके जाता था अपने साथ गाड़ी में, और मैं ही उसको लेकर आता था वापस। तो इसका पहला पेपर था, तो मैं गया, मैंने कहा मैं बाहर गाड़ी में ही आराम से लेट गया कि अभी तो इसको टाइम लगेगा, 1 घंटा इसको एक्स्ट्रा मिला हुआ है, तब आएगा। तो ये क्या करता था, ये अपने फ्रेंड्स के साथ, मैं देखूं जैसे पेपर खत्म हुआ, अपने फ्रेंड्स के साथ हंसता हुआ बाहर बाहर आ गया। तो मैं इसको अपने साथ गाड़ी में बैठ के, मैं उसको समझाया कि बेटा मैंने आपको बोला था 1 घंटा आपके पास एक्स्ट्रा है, तो आप पहले क्यों निकल के आ गए। कहते पापा क्या करता मैं 1 घंटा, मेरा तो पेपर पूरा हो गया। तो मैंने कहा पेपर पूरा हो गया मतलब आपको सब आता था। कहता हाँ हाँ, सब अच्छे से हो गया, सब मैंने पेपर ठीक से कर लिया। यही उसकी रोज का यही रहा, उसके सारे 5 6 पेपर्स में वो हर बारी आके मुझे यही बोलता कि पापा बहुत अच्छा हो गया। लेकिन मुझे मुझे पक्का था कि ये जो इस टाइम से निकल के आता है, ये 0/0 है। ये बस खाली मेरे को खुश करने के लिए उस टाइम पे निकल के आता है कि पापा को बुरा नहीं लगे कि मैं पहले निकल के आ गया, मुझे कुछ आता नहीं। तो दिस इज व्हाट थिंग्स वर गोइंग ऑन इन माय माइंड। तो जब इसका रिजल्ट आना था, मैं और आंटी बहुत बहुत घबराए हुए थे। मैंने कहा कि अब मैंने तो देखा भी नहीं, मैंने कहा मैं तो इसका ऑनलाइन चेक भी नहीं करूँगा क्या रिजल्ट है क्या नहीं है। बट गुरुजी महाराज वाज देयर, ही वाज डूइंग एवरीथिंग। उसने क्या पढ़ा, कैसे पढ़ा, ये गुरुजी को ही मालूम है, और उससे कैसे पेपर्स दिलाए, सब गुरुजी ने ही कराया है। और जब इसका रिजल्ट आया, ही गॉट 80% मार्क्स। मेरे ख्याल से वो शायद 80% मार्क्स नॉर्मल उसमें नहीं लेकर आता, और बिना पढ़े, बिना कुछ के वो कैसे लाया,
दिस कैन ओनली बी डन बाय गुरु जी, और गुरु जी का शुक्राना जितना करूँ मैं उतना कम है। तो दिस वाज द स्टार्ट ऑफ हिज लाइफ। उसको इतना स्ट्रांग पहले ही गुरुजी बना चुके थे, क्योंकि he had gone through all this treatment and all that. He was a very strong boy by that time. अब सेकेंड चैलेंज था कि वो कैसे 80% मार्क्स में उसको अच्छे कॉलेज में एडमिशन कैसे मिले। तो मैंने उससे कहा, बेटा आप कोई भी कोर्सेज, कोई भी कॉलेज में अप्लाई कर दो, ताकि किसी ना किसी में कुछ ना कुछ तो आ जाएगा आपका। तो कहते नहीं पापा, मैं तो एक ही कॉलेज में जाऊँगा, एंड दैट इज ISBF, विच इज़ अ इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस एंड फिनेंस, एंड इट्स एन एफिलिएट सेंटर ऑफ लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स। तो मेरे को तो उसी में ही जाना है, और मैंने सारा रिसर्च कर दिया है, सब कुछ देख लिया है, और उसके अंदर यू गेट ए कम्युलेटिव मार्क्स फॉर दैट। आपके जो टोटल लेते हैं वो आपके स्कोर आए हुए और आपका जो इंटरव्यू होता है उसके बेसिस में निकालते हैं, और उसके बेसिस पे आपको लेते हैं। तो मैं वो पेपर वो दूंगा, और मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स वहाँ जमा करूँगा। मैं एक दिन उसके साथ गया देखने, तो आई वॉज एक्चुअली सरप्राइज्ड। मैं देख के आई वॉज शॉक कि इतना अच्छा इंस्टीट्यूट भी हो सकता है क्या। इट वॉज एग्जैक्टली लाइक अ यूरोपियन सिस्टम पे बना हुआ था। पूरे उसके क्लासरूम्स, उसके सब चीज़ बिल्कुल वही पैटर्न पे बनी हुई थी। आई वॉज सो हैप्पी कि चलो ये ऐसी जगह आएगा जो कि जहाँ पे बहुत हाइजीन है। तो मेरे दिमाग में ये थी, तो मैंने कहा लेकिन आएगा तब ना, ये उसमें सेलेक्ट हो पाएगा तब। तो इसने अप्लाई किया उसके अंदर, और जिस दिन उनकी लिस्ट लगनी थी तो मैं उसके साथ गया। मैंने कहा उसने कहा चलो पापा आज लिस्ट लग रही है, चलते हैं। तो मतलब हम लोग कितना भी वो हों, लेकिन गुरुजी हमें डर तो लगता ही है। हम लोग आप हमें पता है आप हमारे साथ हो, सब कुछ हो, लेकिन फिर भी अंदर से कहीं ना कहीं एक डर तो रहता है। तो मैं जब वो लिस्ट लगी थी तो उसमें बहुत सारी लिस्ट लगी हुई थी, नंबर अलग अलग कोर्सेज की, अलग अलग नंबरिंग की, 1 2 3 4, ये इतने जने हैं, ये है। तो वो उसने कहा पापा इधर है मेरे कोर्स की लिस्ट। तो मैं उधर गया, तो ही वॉज सर्चिंग फ्रॉम द टॉप, जो टॉप के स्टूडेंट्स थे वहां से वो देख रहा था, और मैं सबसे नीचे से देख रहा था, क्योंकि मुझे तो उम्मीद कम थी, प्लस ये था कि होगा तो शायद लास्ट में आ जाए। बट गुरुजी महाराज की कृपा, सीम कृपा, उनकी ब्लेसिंग से he was in the top 10 students who were admitted to the college. So this can't happen without Guruji's blessings and उनकी कृपा। तो I was so happy। मैंने कहा गुरुजी आपने तो, आप कितनी हमारे पे कृपा करते हो, कितनी ब्लेसिंग्स हमारे को देते हो। फिर जब ये हो गया तो दिस बीइंग institute which was an affiliate center to London School of Economics, तो इनके जो पेपर्स होते थे, ये पेपर्स होते थे इनके ब्रिटिश काउंसिल में। तो इसको अपने पेपर्स ब्रिटिश काउंसिल में देने जाना पड़ता था। तो तब तक इसकी इम्यूनिटी थोड़ी सी बेटर हो गई थी, इम्प्रूव हो गया था, जो कॉलेज भी जाता था, लेकिन हम ड्राइवर के साथ ही इसको भेजते थे। तो जब ये पेपर देने जा रहा था तो इसका पहला पेपर स्टैट्स का पेपर था, और इसका ब्रिटिश काउंसिल में देने जा रहा था। तो ऑन द वे ही रियलाइज समथिंग, एंड फिर बहुत कुछ हुआ। तो जब इसका पेपर का टाइम खत्म हो गया तो आंटी ने कॉल किया इसको कि बेटा आपका सब है, मैंने आपको दिया था, आपने खा लिया, पेपर कैसा हुआ, सब ठीक है ना। तो उसने कहा मम्मी बिल्कुल ठीक है, लेकिन एक थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई थी। तो प्रॉब्लम के नाम से तो हम लोग घबरा जाते थे, क्या हुआ, सब ठीक है ना। तो कहा नहीं मम्मी आप सुनो क्या हुआ। मैंने कहा क्या हुआ। कहते मम्मी मैं जब पहुंचने वाला था इंस्टीट्यूट के पास, काउंसिल के पास, देन इट वाज हार्डली मतलब 8:45 के पास था, और मेरा पेपर 9:15 के आसपास स्टार्ट होना था, एंड आई वाज वेरी क्लोज टू द काउंसिल। तो मैं आई रियलाइज्ड कि मैं अपना
कैलकुलेटर लाना ही भूल गया, and it was a stats paper, और आई वांटेड अ साइंटिफिक कैलकुलेटर, नहीं तो मैं मतलब 50% भी पेपर नहीं अटेम्प्ट कर पाऊंगा विदाउट दैट। फिर मैंने सोचा घर जाऊंगा और आऊंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, तो वी आर इन गुड़गांव, तो वहाँ से वहाँ पहुँचना, दिल्ली जाना आना अपने आप में एक टास्क है। तो उसने कहते हैं, मैंने ड्राइवर साहब को बोला कि एक मिनट रोको, आई सॉ स्मॉल कियोस्क ऑन द रोड साइड। तो मैंने ड्राइवर साहब को गाड़ी रुकवाई, मैं उनके पास गया, मैंने कहा अंकल क्या आसपास कोई स्टेशनरी की शॉप मिलेगी खुली? तो वो हंसने लगे, कहते बेटा इतनी सुबह कौन सी स्टेशनरी की शॉप खुली मिलती है, शॉप तो करीब 10 बजे के आसपास खुलती है, सामने ही मार्केट है यहाँ से थोड़ी सी दूर, लेकिन वो 10 बजे आपको मिल जाएगी। तो मैं बड़ा मायूस सा होके वापस मुड़ा, तो उन्होंने पीछे से मेरे को आवाज़ लगाई, कहते हैं बेटा आपको क्या चाहिए? तो मैं वापस आया, मैंने कहा अंकल मेरे को ना कैलकुलेटर चाहिए था। तो मम्मी वो बोला मम्मी यू विल नॉट बिलीव, अंकल ने नीचे से 6 कैलकुलेटर निकाल के ऊपर डेस्क के ऊपर रख दिए। उन्होंने कहा बेटा आपको जौन सा इसमें पसंद हो वो आप ले लो। तो मैं तो 2 मिनट, मेरे को तो समझ ही नहीं आया कि ये चिप्स की दुकान पे स्मॉल कियोस्क, ये कैलकुलेटर कैसे रखे हैं इनके पास। तो और आई वाज हैप्पी, मैंने जब चेक किया ऑल 6 ऑफ देम वर कैसियो कैलकुलेटर एंड साइंटिफिक कैलकुलेटर। तो मेरे को तो समझ ही नहीं आया कि ये क्या हो रहा है। तो आई वाज सो हैप्पी। हाँ, मैंने अंकल को पैसे दिए, पैसे दे के मेरे को थोड़ा सा लगा, मैंने कहा अंकल से पूछता हूँ। मैंने कहा अंकल आप चिप्स की दुकान पे कैलकुलेटर भी रखते हो? तो वो हंसने लगे, कहते नहीं बेटा मैं रखता नहीं हूँ, अभी परसों ही एक सेलर आया, वो अपने सारे जो कैलकुलेटर्स थे वो मार्केट में बेच आया था, उसके बाद 6 कैलकुलेटर्स बचे थे, तो वो वापस जाते हुए मेरी शॉप पे रुका था, तो उसने कहा कि आप ये कैलकुलेटर्स लोगे, मैं आपको 60% और 50% डिस्काउंट में ये आपको दे दूंगा, तो आपकी अच्छी कमाई हो जाएगी। तो मैंने भी पता नहीं किस उसमें लालच में मैंने उससे कैलकुलेटर्स ले लिए। तो एज अ संगत वी ऑल कैन अंडरस्टैंड ये कौन कर रहा था और कौन कर सकता है। नो वन एक्सेप्ट गुरुजी। गुरुजी वॉज द वन हु डिड ऑल दैट, खाली इसलिए कि उनके बच्चों को जरा सा भी कोई तकलीफ नहीं हो। तो महाराज इतना ध्यान रखते हैं हम सबका, तो उनका शुक्राना हम कैसे नहीं करें, और जितना भी करें उतना कम है। तो ये उसकी फर्स्ट ईयर की बात है। तो सेकेंड ईयर में जब वो आया, इट वॉज महाशिवरात्रि एंड आई हैड माई सेवा एट बड़े मंदिर, सो आई वॉज डूइंग सेवा देयर। तो सेवा करके मैं हमारा एक एंसेस्ट्रल प्रोडक्ट, वी आर ऑलमोस्ट 100 ईयर ओल्ड कंपनी, तो बहुत पुरानी एक प्रॉपर्टी है हमारे पास, दिल्ली में है। इट यूज टू बी आउटस्कर्ट्स ऑफ दिल्ली, नाउ इट इज इन द सेंटर ऑफ दिल्ली। और वो उस टाइम आसपास सारे खेत होते थे। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि उस टाइम से आज तक, जब से हम बचपन से वहाँ जा रहे हैं, मैंने कभी भी वहाँ पर सांप नहीं देखा। नेवर अ स्नेक इज स्पॉटेड ऑन दैट प्लेस, जबकि वो पूरा आसपास जंगल होता था। आज तो चारों तरफ मार्केट और लोग रहते हैं। तो शिवरात्रि के दिन मैं वहाँ नहीं जा पाया। जब नेक्स्ट डे मैं वहाँ गया, जैसे ही मैं अपने कंपाउंड में अंदर घुसा, तो आई सॉ फ्यू ऑफ माई पीपल होल्डिंग अ स्नेक ऑन अ वुडन रॉड। एक लकड़ी की छड़ के ऊपर एक सांप को उन्होंने उठा रखा था। तो मैं तो देख के एकदम से हैरान हो गया, घबरा गया। मैंने कहा ये सांप यहाँ पर कैसे आ गया? आज तक बचपन से मैंने कभी नहीं सुना या देखा, ये आज यहाँ पर सांप कैसे दिखाई दिया? तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा कि ये सांप यहाँ पर कैसे तो उन्होंने कहा कि सर देखो आप, ये 2 मुँहा सांप है, हाँ, डबल हेडेड स्नेक। तो मैंने कहा, तो कहते ये ना हार्म नहीं करता, मतलब हार्मलेस है ये, और इसको हम लोग गांव में
इसको क्या 6 महीने एक साइड चलता है और 6 महीने एक साइड चलता है। तो मैंने कहा यार व्हाट रबिश, क्या बातें करते हैं कि ऐसा कोई पॉसिबल है क्या, क्या 6 महीने एक तरफ चले 6 महीने एक तरफ चले। मैंने कहा कोई नहीं, बोलने दो इनको। तो मैंने उनसे पूछा तो इसको कहीं डाल के आओ दूर जाके। उसने कहा कि सर कल भी, मीन्स शिवरात्रि के दिन भी यहाँ पर एक सांड निकला था, वो हम बहुत दूर गाड़ी में जाके डाल आए थे। तो मैंने कहा इसको भी वहीं डालाओ क्योंकि हो सकता है ये पेयर होगा। तो उन्होंने कहा सर वहीं उसी जगह पे हम इसको भी छोड़ के आते हैं। तो ये लोग ले गए। तो मैं अपने केबिन में गया, आई वाज सिटिंग विद माय टीम मेंबर्स। तो जब उनके साथ बैठा हुआ था तो मैंने मैंने इन एन एंग्जाइटी, मेरे को एक्साइटमेंट हो रही थी कि ऐसे कैसे सांप दिखाई दिया। और हम लोग सांप शिव जी का वो है तो हम लोग को बहुत अच्छा लगता है कि हाँ भाई सांप दिखाई दिया। एक अंदर से डर भी था, लेकिन मैंने उनसे कहा कि जस्ट चेक व्हाट इज डबल हेडेड स्नेक। तो वन ऑफ माई टीम मेंबर गूगल्ड इट एंड showed me the things. It was actually surprising. उसमें था double-headed snake. This is called sand boa, and it is found in South Asian countries only. And it is a very auspicious snake. And it was found 50,000 years ago also. इतने टाइम से इसकी एग्जिस्टेंस है। और पीपल कीप इट फॉर पोजीशन ऑफ वेल्थ। ये बहुत ऑस्पिशियस स्नेक है और ये इन कंट्रीज से स्मगल होके जाता है यूएस और यूके यूरोप में। वहाँ पे लोग इसको स्मगल करके मंगाते हैं और इसको रखते हैं टू हैव लॉट ऑफ वेल्थ। तो फिर उसके आगे उसमें लिखा हुआ था कि इसके अंदर ये यहाँ से स्मगल होके जाता है और यहाँ पर इसकी वैल्यू है राउंड अबाउट 25 लाख रुपीस। और वहाँ जाके इंटरनेशनल उसमें बिकता है 2.2 करोड़। तो मैंने कहा आई वाज सरप्राइज्ड टू सी ऑल दिस डेटा। तो फिर वन ऑफ माय टीम मेंबर ही स्टार्टेड फ्यूमिंग, कहते सर क्या लिखते हैं, वेल्थ आएगी। वेल्थ कैसे आएगी, यहाँ तो हमारा 4 करोड़ का नुकसान हो गया। मैंने कहा कैसे, कहते सर 2 करोड़ कल चले गए, 2 करोड़ आज चले गए, तो 4 करोड़ तो हमारी वेल्थ चली गई, तो हम आई कहाँ। तो मैं भी हंसने लगा, वी वर जस्ट हैविंग फन। तो संगत जी, यू विल नॉट बिलीव, इन अ स्प्लिट ऑफ अ सेकेंड I got a call from my auntie and she started crying. तो मैंने कहा कि क्या हुआ, क्यों रो रहे हो, सब ठीक है। देखा नहीं नहीं सब ठीक है, सब बहुत अच्छा है, there is a good news to share। मैंने कहा क्या हुआ, कहते हैं मेहुल has topped in his college। This was the message that Guruji gave me that day, and he taught me that money is not the wealth. I give you much more bigger things in life। तो कभी भी पैसे को वेल्थ नहीं समझना, हमेशा उससे बहुत बड़ी चीज़ें मैं तुम्हारे को देता हूँ जो वेल्थ है। तो दैट वाज अ लर्निंग, दैट वाज गुरुजी's teaching to me that day कि yes, money is not the wealth, he gives us much bigger things in life। तो जब ये सेकेंड ईयर इसका हो गया, नाउ केम द third year में he was doing so good, and this was a university affiliated to UK। तो जब इसका रिजल्ट आया, he topped in the world। How was this possible without Guruji's blessings? He was this, one of the student who topped world over, and we were so happy। इनके कॉलेज से कॉल आ रहा था कि आप मेहुल आप आओ, जो नए स्टूडेंट्स हैं उनको क्लास दो, उनको ये करो, उनको वो करो। एंड मतलब गुरुजी ने इतनी ब्लेसिंग्स, इतनी खुशियाँ दी कि मतलब उसका शुक्राना तो किसी तरीके से नहीं कर सकते। एंड दैट टाइम द स्टूडेंट्स वर अप्लाइंग फॉर देयर ओवरसीज स्टडीज़ कि कहाँ जाना है, यहाँ जाना है, किस कॉलेज में जाना है, किस में जाना। And he was getting unconditional offers from across the world, top universities की इसके पास
offers आ रही थी for his masters, and he got admission to University of Warwick, where again he topped and did very good and passed with merit. And he came back after his studies. He joined my business. He's doing such a great work. शायद गुरु जी की ब्लेसिंग्स इसके साथ इतनी सारी हैं, जो भी प्रोजेक्ट में ये जाता है वो पता नहीं कैसे प्रोजेक्ट आ जाता है, जो हमारे हमारी क्षमता में भी नहीं है, वो भी गुरु जी ब्लेस करते हैं. देयर आर सो मेनी ब्लेसिंग्स सिंस देन. मेरे ख्याल से बहुत लंबा हो गया सत्संग, नहीं तो मैं गुरु जी का गुणगान, गुरु जी की ब्लेसिंग्स तो पूरी रात सुना सकता हूँ. इतनी ब्लेसिंग्स उन्होंने दी हैं, इतनी ब्लेसिंग्स उन्होंने दी हैं. हम सोचते बाद में हैं, हो पहले जाता है. तो मैं हमेशा यही कहता हूँ कि गुरु जी बस अपने चरणों से हमें जोड़े रखना, हमें कुछ नहीं चाहिए, आपके चरण में बस अपना सर रखे रहें और हमारा हाथ कभी मत छोड़ना. और हमें मांगने की ज़रूरत ही नहीं है, आप इतना देते हो. तो एक बार ये रियलाइजेशन हो जाए कि गुरु जी हमें आपसे आजकल मैं हर सत्संग में ही सुन रहा हूँ, मांगो मत मानो. तो दिस इज एब्सोल्युटली ट्रू कि जिसको सब कुछ मालूम है उससे हम क्या मांगेंगे. वो हम तो इतना सा मांगेंगे, वो कितना हमारे को देना चाहते हैं. तो गुरु जी ने इतना दिया है कि इट इज़ लिमिटलेस. और मैं मतलब सत्संग तो मैं इतने हैं कि बस करता रहूं तो कभी ख़त्म नहीं होंगे. एक छोटा सा सत्संग मैं और शेयर कर देता हूँ. मेरा छोटा बेटा वो बहुत गोल मटोल था जब ये बड़े बेटे को वो हुआ. तो मतलब इतना कि घर के सारे ड्राइवर्स, हेल्प्स जितने भी हैं सब उसके साथ क्रिकेट खेलते थे. वो खाली बैटिंग करता था या बॉलिंग करता था तो बॉल फेंकता था, ना बॉल को उठाना, ना फील्ड करना, ना रन लेना, कुछ नहीं. तो अगर वो रन ले लेगा 1 या 2 तो वो वहीं पे लेट जाएगा. वो उसकी वो ही वॉज लाइक दैट. तो जब ये सब कुछ हुआ तो मैं वैसे ही आई यूज्ड टू बी एन एथलीट और स्पोर्ट्स पर्सन इन माय स्कूल एंड कॉलेज डेज. मैं हर स्पोर्ट्स में मैं कैप्टन था, स्कूल का भी और कॉलेज में भी. तो मेरे को आज भी याद है कि मेरे रोज कोई ना कोई कप लेकर आना घर पे. मम्मी पापा देख के इतना खुश होते थे. और रोज असेंबली में नाम अनाउंस होना तो बहुत अच्छा लगता था. तो बड़े बेटे को ऐसा और छोटा थोड़ा सा हमटी डमटी. तो मैं गुरुजी से एक दिन ऐसे ही बोला, खाली मैंने गुरुजी से अरदास करी. मैंने कहा गुरुजी क्या मैं कभी इसके स्कूल में कभी हल्ला नहीं करूँगा, कि उसको चीयर अप नहीं करूँगा कि तेज भागो, जीतो, फर्स्ट आ रहा है, वो आ रहा है, क्या वो मुझे कभी ऐसा देखने को नहीं मिलेगा. तो बिलीव में संगत जी, गुरु जी ने उस बच्चे को a period of 2 months he lost 20 kg weight. He was so fit. He joined football बार्सिलोना क्लब का था. तो he was selected for Delhi NCR to go to Barcelona for his matches. और स्कूल में उसने फुटबॉल की टीम बनाई. मतलब गुरुजी ने क्या नहीं किया जो मैं चाहता था, उससे बहुत ज़्यादा दिखाया. तो दिस इज महाराज कि आप क्या चाहते हो और वो क्या देते हैं. वो उनकी जितनी भी मैं शुक्राना करूं उतना कम है. और सत्संग तो बहुत हैं, लेकिन फिर कभी मेरे ख्याल से बहुत टाइम हो गया है. और बस गुरु महाराज से बस यही कि सब पे महाराज अपनी कृपा बनाए रखें और हम सबको अपने चरणों से जोड़े रखें. और सबसे आखिरी में यही कहूँगा, वी आर द ब्लेस्ड वंस बिकॉज वी आर द चोजन वंस. विदाउट गुरुजी's wanting you to be in his sharan, you can't come to his sharan. जय गुरु जी, जय गुरु जी.